Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is resignation. So let's start resignation. Now about the story takeaway or the theme. Resignation by Premchand highlights the power of resilience and the fight for dignity against colonial arrogance, showcasing the enduring quest for justice and equality in an unjust society. तो ये रेजिग्नेशन जो स्टोरी है किसने लिखी है? प्रेमचंद, जिनका पूरा नाम था मुंशी प्रेमचंद। ये स्टोरी पावर ऑफ रेजिलियंस को हाईलाइट करती है एंड द फाइट फॉर वंस डिग्निटी अगेंस्ट द कॉलोनियल एरोगेंस। ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पर लोग किस तरीके से अपनी डिग्निटी के लिए फाइट कर रहे थे, शोकेसिंग कि किस तरीके से इनजस्टिस को एंड्योर करते हुए लोगों ने जस्टिस की तलाश और इक्वालिटी को सर्च करना शुरू करा इन एन अनजस्ट सोसाइटी। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। This office clerk is a dumb animal. Frown at a workman and he will frown back. Swear at the coolie and he will throw off his load. Insult a beggar and he will find a way of making you feel small. Even a donkey will kick up his hind legs. Frown at him, snub him, insult him, hit him. He will bear it all in silence. He has a control over his feelings that even a yogi cannot acquire after years of penance and self control. He is a picture of contentment, a paragon of patience, a personification of loyalty, a model of respectfulness. He is a combination of all the virtues. In spite of this, fortune never smiles on him. Even the straw roof of a miserable peasant's hut has its turn of luck. On Diwali night, the night of the festival of lamps, it is illuminated. It enjoys a shower of rain and takes pleasure in the sight of changing seasons. But the monotony of a babu's life is never relieved. There is never a ray of light in his darkness. There is never the light of the smile on his face. Lala Fateh Chand was a member of this dumb species of humanity. तो यहाँ पर ऑथर क्या बात करते हैं, राइटर क्या बात करते हैं कि एक ऑफिस क्लर्क क्या है, वो एक डम्ब एनिमल है, एक बेवकूफ एनिमल है। तुम किसी वर्कमैन को कुछ कह दो या किसी तरीके से कुछ कहो एंड ही विल फ्राउन बैक, वो भी सेम चीज करेगा। ठीक है, अगर किसी कुली को कुछ गलत कहा तो वो तुम्हारा सामान फेंक देगा। किसी भिखारी को इंसल्ट करोगे तो वो किसी कोई तरीका निकाल लेगा तुम्हें छोटा दिखाने का। अगर किसी डोंगी को परेशान करोगे तो वो तुम्हें लात मार देगा। फ्राउन एट हिम, स्नब हिम, उसे इंसल्ट करो, मारो, वो सब कुछ शांति से बर्दाश्त करेगा। उसके अपने फीलिंग्स पर इतना कंट्रोल है जो कि एक योगी का भी नहीं होता अपनी इतनी साधना और सेल्फ कंट्रोल करने के बाद भी। ही इज द पिक्चर ऑफ कंटेनमेंट। ठीक है कि वो सेटिस्फाइड है, उसके पास बहुत पेशेंस है। ही इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉयल्टी, वो बहुत लॉयल है। एंड अ मॉडल ऑफ रिस्पेक्टफुलनेस, जिसे आप रिस्पेक्ट करो। उसके पास ये सारे वर्च्यूज है और इनका एक वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कभी भी फॉर्च्यून नहीं आता। फॉर्च्यून नेवर स्माइल्स ऑन हिम। इवन द स्ट्रॉ रूफ ऑफ अ मिजरेबल पीजेंट्स हट हैज इट्स टर्न ऑफ लक। यानी कि इवन एक पेजेंट फार्मर की छत पर भी, छत का भी एक टर्न ऑफ लक आता है, यानी उसका भी लक चमक जाता है। जैसे दिवाली रात पर जो कि फेस्टिवल है लैम्प्स का, वो काफी चमकने लगती है, इट इज इल्यूमिनेटेड। वो रेन शॉवर को एंजॉय करती है, चेंजिंग सीजन्स की साइड देखती है। लेकिन जो बाबू की लाइफ है, यानी कि जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है, एक बाबू की लाइफ कभी भी आरामदायक नहीं होती, इज नेवर रिलीव, से कभी भी चैन नहीं मिलता। उसकी लाइफ में कोई भी रे ऑफ लाइट नहीं है, उसकी डार्कनेस में, अंधेरे में।
वहां पे कभी भी उसके फेस पर स्माइल नहीं दिखती है। लाला फतेह चंद जो थे वो इसी स्पीसीज ऑफ ह्यूमैनिटी के एक मेंबर थे, इसी डम स्पीसीज के एक मेंबर थे। They say that the name affects the character to some extent. Now, the name Fateh Chand means the moon of victory, but from our hero's character, it would be more appropriate to call him the slave of defeat. कहा जाता है कि एक नाम किसी के कैरेक्टर को, किसी का नाम उसके कैरेक्टर को कुछ एक्सटेंट तक अफेक्ट करता है। तो फतेह चंद का मतलब होता है द मून ऑफ विक्ट्री, जीत का चांद। लेकिन हमारे हीरो के कैरेक्टर को देखते हुए उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा द स्लेव ऑफ डिफीट, यानी कि हार का एक स्लेव, हार का दास एक तरीके से। He had failed in his office, he had failed in his private life, he was a failure among his friends, there was disappointment and defeat all around him. क्यों? क्योंकि वो अपने ऑफिस में फेल था, उसकी प्राइवेट लाइफ भी फेलियर थी, एंड ही वॉज अ फेलियर अमंग हिज फ्रेंड्स एज वेल। उसके चारों तरफ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और डिफीट थी। He had no son but 3 daughters, no brothers but 2 sister-in-laws, and not a penny to fall back on. उनका कोई भी बेटा नहीं था बल्कि 3 बेटियां थीं। कोई भाई नहीं था मगर 2 भाभियां थीं। ठीक है, और उनके पास कोई भी पेनी नहीं थी, कोई भी पैसे नहीं थे। He was kind and generous by nature, which means that he was taken advantage of by everybody. उनका नेचर काइंड था, वो काफी दयालु थे, जेनरस थे बाय नेचर, जिसका मतलब ये था कि लोग उनका फायदा उठा के चले जाते थे। On top of this, his health was always poor. And as a cherry on top, उनकी हेल्थ हमेशा खराब रहती थी। At the age of 32, his hair was like pepper and salt. His eyes were lustreless, his digestion ruined. His face was pale, his cheeks were sunken, his shoulders dropped. There was neither courage in his heart nor strength in his blood. He went to his office at 9 in the morning and returned at 6 in the evening. After that, he never had energy to leave the house. He had no idea what was happening in the world outside the 4 walls of his home and office. His present life and future life, his heaven and hell, was his office. He had no interest in religion, none in entertainment, not even in sin. It was years since he had even played a game of cards. अब क्या था, एट द एज ऑफ 32, 32 साल की उम्र में उनके जो बाल थे वो सफेद होने शुरू हो गए थे। उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनका डाइजेशन खराब रहता था, उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, गाल संकन हो गए थे, उनके शोल्डर्स, कंधे नीचे झुक गए थे। उनके पास कोई करेज नहीं था उनके दिल में, ना ही उनके खून में कोई ताकत बची थी, स्ट्रेंथ थी। यानी एक तरीके से उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस निकलते थे और शाम को 6 बजे घर आ जाते थे। उसके बाद उनके पास कोई ताकत, कोई एनर्जी नहीं रहती थी कि वो घर से बाहर निकले। उन्हें पता ही नहीं था कि दुनिया में हो क्या रहा है। ठीक है, 4 दीवारी के बाद उनके घर और उनके ऑफिस की 4 दीवारी के बाहर क्या हो रहा है दुनिया में, उन्हें कुछ नहीं पता था। उनकी प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, उनका हेवन और हेल सब क्या था, उनका ऑफिस था। उनको रिलीजन में, धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही किसी तरीके के एंटरटेनमेंट में, ना ही किसी सिन में। ठीक है, सिन यानी कि पाप करने में। कई साल भी बीत चुके थे जब उन्होंने कोई गेम ऑफ कार्ड्स भी खेला था। It was winter and the sky was slightly clouded when Lala Fateh Chand returned from his office at 5:30. The candles had already been lit. As usual, he lay quietly on a charpai in the dark room for about 20 minutes before he could summon enough energy to open his mouth. अब सर्दियां शुरू हो गई थी, आसमान में कुछ
बादल थे जब लाला फतेहचंद अपने ऑफिस से कुछ 5:30 बजे घर वापस आए। कैंडल्स, मोमबत्तियां ऑलरेडी जलाई जा चुकी थी और वो चुपचाप जाके अपने अंधेरे कमरे में चारपाई पर लेट गए। कुछ 20 मिनट बाद उनके अंदर इतनी ताकत आई कि वो कुछ बोल पाए। He was still lying there when there was a noise outside. Someone shouted for him. His young daughter went out to look and reported that it was a peon from the office. At this moment, his wife Sharda was scrubbing some utensils with ash before serving her husband's food. She told the girl, "Ask him what is the matter, and he's just back from the office. Why do they want him again?" तो अब क्या हुआ? वो अभी भी अपनी कमरे में लेटे हुए थे जब बाहर से कुछ आवाज आई। उनका नाम कोई पुकार रहा था। उनकी जो यंग डॉटर थी वो बाहर गई देखने के लिए और अंदर आके बताया कि उनके ऑफिस से पियोन आया है। इस समय उनकी जो वाइफ थी शारदा, वो बर्तन धो रही थी ताकि वो बाद में अपने हस्बैंड को खाना दे सके। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बाहर जाके उससे पूछो कि क्या काम है, और वो तो अभी ही ऑफिस से घर आए हैं, तो अब उन्हें दोबारा क्यों बुला रहे हैं? द मैसेंजर रिप्लाइड, द साहिब वांट्स हिम, ही सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैसेंजर था, पियोन था, वो कहता है कि साहिब ने उन्हें बुलाया है, उन्होंने कहा है कि ये काफी इम्पोर्टेंट है। लाला फतेह चंद फॉर्टी विंग्स were disturbed. He raised his tired head from the charpai and asked, "Who is it?" अब फतेह चंद की जो आराम था वो खराब हो चुका था, डिस्टर्ब हो चुका था। तो उन्होंने अपना सर उठाया चारपाई से और पूछा कि वो कौन है। इट्स दी चपरासी फ्रॉम द ऑफिस, सेड शारदा। शारदा कहती है कि ऑफिस से चपरासी आया है। द चपरासी, व्हाई डज द साहिब वांट मी? चपरासी, लेकिन साहिब मुझे क्यों चाहते हैं अभी ऑफिस में? यस, ही सेज ही वांट्स यू अर्जेंटली। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज द साहिब ऑफ योर्स? ही ऑलवेज सीम टू वांट यू। हैजंट ही हैड इनफ आउट ऑफ यू ऑल डे? टेल हिम यू कांट कम। The worst he can do is to take his wretched job from you. Let him. तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, और वो उन्होंने कहा है कि साहिब तुम्हें अर्जेंटली वहां चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा साहिब आखिर किस तरीके का इंसान है? वो हमेशा तुम्हें बुलाते रहते हैं। क्या पूरे दिन तुम उनका काम करते रहते हो? ये उनके लिए काफी नहीं है। उनको कह दो कि तुम नहीं आ सकते। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेंगे? तुम्हारी ये खराब सी नौकरी तुमसे छीन लेंगे, तो करने दो। Fateh Chand muttered, as if talking to himself, "I had finished everything. What does he want me for? It's funny." And then he shouted to the chaprasi who was still standing outside the house, "I'm coming," and got ready to go. तो फतेह चंद अपने आप से ही बात करने लगा कि मैंने सारा काम खत्म कर दिया था, तो आखिर साहिब मुझे क्यों बुला रहे हैं? ये काफी फनी है। तो उन्होंने चपरासी को आवाज लगाई जो बाहर खड़ा हुआ था, बीवी, कि मैं आ रहा हूँ, और जाने के लिए तैयार हो गए। हैव समथिंग टू ईट। वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू द चपरासी यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, सेड शारदा। तो शारदा उनकी वाइफ कहती है कि पहले कुछ खा लो। जब तुम चपरासी से बात करने लगते हो तो तुम भूल ही जाते हो बाकी चीजों के बारे में। He bought him a bowl of lentil porridge. Fateh Chand had got up to go. When he saw this refreshment, he sat down again, watched it hungrily for some time, and then asked his wife, "Have the children had some?" तो वो अब शारदा अपने हस्बैंड के लिए, फतेह चंद के लिए, दलिया लेकर आती है। फतेह चंद जो खड़े हो चुके थे वो खाना देखकर बैठ जाते हैं और अब उन्हें भूख लगने लगी। तो वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि बच्चों ने खा लिया? शारदा रिपोर्टेड एंग्रीली, as if she had been expecting this question. Yes, yes, they have had their share. Now you eat some. तो शारदा को अब गुस्सा आने लगता है कि उसे पता था ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो कहती है कि हाँ हाँ, उन्होंने अपना खाना खा लिया, अब तुम अपना खाओ। At this moment, the youngest daughter appeared from somewhere and stood nearby. Sharda looked daggers at her. "What are you doing here? Go and play outside," she said.
तो इस समय उनकी जो यंगेस्ट डॉटर थी वो कहीं से आ जाती है। शारदा उसकी तरफ गुस्से में देखती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर जाओ और खेलो। डोंट फ्राइटन द चाइल्ड, सेड फतेह चंद। कम चुन्नी, कम एंड सिट हियर, हैव अ लिटिल ऑफ दिस। फतेह चंद कहता है अब शारदा से कि बच्चे को डराओ मत, और अपनी बच्ची को बुलाते हुए कहते हैं कि कम चुन्नी, इधर आओ और मेरे साथ खाओ। कास्टिंग अ लुक ऑफ फियर एट हर मदर, चुन्नी रैन इनटू द स्ट्रीट। अब चुन्नी ने अपनी मदर की तरफ देखा डर के मारे और फिर वो बाहर चली गई। शारदा said, there is not much of it as it is. Not enough for you to start giving it away. If you give it to her, the other two will be asking for it as well. तो शारदा कहती है कि जितना है उतना भी नहीं है। देर इज नॉट मच ऑफ इट, कि ज्यादा नहीं है। इवन ये तुम्हारे लिए भी खाना इनफ नहीं है, और अगर तुम इसे देने लगोगे तो बाकी की दो भी इसके लिए और मांगने लगेंगी। At this moment, the chaprasi again shouted from outside, "Babuji, it is getting late." इसी मोमेंट पे चपरासी ने बाहर से फिर आवाज लगाई कि बाबूजी देरी हो रही है। Why don't you tell him you can't come at this time of night? said शारदा। तो शारदा कहते हैं कि तुम उसे कह क्यों नहीं देते कि तुम रात के इस समय नहीं आ सकते। How can I when I depend on him for my livelihood? आखिर मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ जबकि मैं अपनी लाइवलीहुड, अपने पैसे कमाने के लिए उसी पर डिपेंडेंट हूँ। यू आर लेटिंग हिम वर्क यू टू डेथ। हैव यू लुक्ड एट योर फेस इन द मिरर? यू लुक एज इफ यूड बीन इल फॉर 6 months। उनकी वाइफ कहती है कि वो तुम जब तक मन नहीं जाते वो तुमसे ऐसे ही काम कराता रहेगा। क्या तुमने अपना चेहरा देखा है शीशे में? ऐसा लगता है तुम 6 महीनों से बीमार हो। Fateh Chand ate a few spoonfuls of the porridge, quickly drank a glass of water and hurried away. He did not even wait for Sharda to finish a pan for him. फतेह चंद ने कुछ चम्मच खाई दलिए की, पानी पिया और फटाफट से चला गया। उन्होंने वेट भी नहीं करा कि शारदा उनका पान बना के खत्म करती। The chaprasi said on seeing him, "You have taken a long time, Babuji. Now let us hurry. Otherwise, Sahib will start swearing as soon as he sees you." तो जब चपरासी फतेह चंद को देखता है तो वो कहता है कि बाबूजी आपने बहुत समय लगा दिया, हमें जल्दी करनी चाहिए वरना साहिब आपको देखते ही आप पर चिल्लाने लगेंगे। फतेह चंद tried to run for a few paces, then he gave it up. अब फतेह चंद ने कोशिश करी कि वो भागते हुए जाएं, लेकिन जल्दी ही उन्होंने छोड़ दिया, वो चलने लगे। He can swear if he likes, he said. I can't run. Is he at the bungalow or at the office? फतेह चंद कहता है कि अगर वो मुझे सुनाने वाले हैं तो ऐसे ही सही, मैं भाग नहीं सकता। वो कहाँ पर है, बंगले में या ऑफिस में? The chaprasi was used to walking fast. Babu Fateh Chand, on the contrary, was used to walking slowly. But how could he confess this? He had a little pride left. He made efforts to keep abreast, but it was no use. He felt a pain in his ribs and he could not breathe easily. His hands swayed and his whole body broke into a clammy sweat. Fireflies flitted before his eyes, and Chaprasi warned him bullingly, "Walk a bit faster, Babuji, you are too slow." अब चपरासी जो था उसे तो तेज चलने की आदत थी, लेकिन फतेह चंद को धीरे चलने की आदत थी। लेकिन आखिर वो ऐसा कैसे कहता कि धीरे चलो? के अंदर थोड़ा सा ही प्राइड बचा था, तो वो कोशिश करने लगा जितनी अच्छे से वो कर सकता था और तेज चलने की। लेकिन कुछ ही देर में उसकी पसलियों में दर्द होने लगा और उसको सांस नहीं आ रही थी सही से। उसका जो सर था वो घूमने लगा, उसकी पूरी बॉडी में स्वेट आने लगा, उसे पसीने आने लगे। उसकी आंखों के सामने ऐसे लगने लगा जैसे फायर फ्लाइज है। जैसे जब आपका सर घूमता है तो आपकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं, आपको दिखाई नहीं देता सही से। चपरासी तब फतेह चंद को वार्न करने लगा कि बाबूजी जल्दी चलिए, आप बहुत स्लो चल रहे हैं। फतेह चंद had difficulty in speaking. You get along. Tell him I'll be there presently.
तो फतेह चंद, बहुत मुश्किल होती है फतेह चंद को बोलने में, लेकिन वो कहता है कि तुम चलो और उन्हें कहना कि मैं बस आ ही रहा हूँ। एंड ही sat down on a platform at the side of the road. He held his head between his hands and drew deep breaths. When the chaprasi saw him like this, he said nothing and went on. Fateh Chand was afraid of what this devil might go and tell the Englishman. He got up with effort and started again. A child could have knocked him down. Somehow he stumbled along and reached the Sahil's bungalow. अब क्या हुआ, फतेह चंद रोड के साइड में एक प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। उन्होंने अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया और गहरी सांसें लेने लगे। चपरासी ने उन्हें देखा और आगे की तरफ चल दिया। अब फतेह चंद को डर था कि अब ये चपरासी जाके साहिब को क्या बोल दे, तो उन्होंने किसी तरीके से जोर लगाया, खड़े हुए और दोबारा चलने लग गए। इस समय उनकी हालत ऐसी थी कि कोई बच्चा भी उनको नॉकआउट कर सकता था, लेकिन किसी तरीके से चलते चलते वो साहिब के बंगलों में पहुंचे। द साहिब वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द वरांडा. He looked again and again at the gate and was furious to see nobody coming. When he saw the chaprasi, he shouted, "Where have you been all the time?" अब जो साहिब थे वो अपने वरांदा में घूम रहे थे। वो बार बार अपने गेट की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। जैसे ही उन्होंने चपरासी को आते हुए देखा, वो उस पर चिल्लाने लगे कि तुम्हें इतना समय कहाँ लग गया। Standing on the steps of the veranda, the chaprasi replied, "Huzur, Fateh Chand took so long that I could wait any longer. You can see I have run all the way back." तो चपरासी उन्हें कहता है कि हुजूर, फतेह चंद ने बहुत समय लगा दिया और मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि मैं वापस भागते हुए आया हूँ। What did the babu say? Said the sahib in his bad Hindustani. अब जो साहिब थे वो इंग्लिशमैन थे, ब्रिटिशर थे, तो उन्होंने कुछ टूटी फूटी हिंदी में कहा कि बाबू ने क्या कहा। He is coming. He took nearly an hour getting out of the house. तो वो कहता है, चपरासी कहता है कि वो आ रहे हैं, उन्होंने लगभग 1 घंटा अपने घर से निकलने में ले लिया। In the meantime, Fateh Chand entered the spacious compound of the bungalow, came near and salaamed to the Sahib, bowing very low. The Sahib snapped at him, "Why are you so late?" अब इन द मीन टाइम फतेह चंद बंगलो में एंटर हुआ और धीरे धीरे साहिब के पास आया, उन्हें सलाम किया नीचे झुककर। साहिब को उस पर गुस्सा आया तो वो उन पर चिल्लाने लगे कि तुम्हें इतनी देरी कैसे हुई। When Fateh Chand saw the Sahib's expression, his blood ran cold. जब फतेह चंद ने साहिब के एक्सप्रेशंस को देखा तो अब उसे डर लगने लगा। Huzur, I left the office only a short while ago, but as soon as the chaprasi called, I left the house as quickly as I could. हुजूर, मुझे ऑफिस से निकले कुछ ही देर हुई थी, लेकिन जैसे ही चपरासी ने मुझे बुलाया, मैं अपने घर से यहाँ आने के लिए जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी निकल गया। यू आर टेलिंग अ लाई, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं यहाँ पर लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। हुजूर, आई एम नॉट लाइंग, perhaps it has taken me more than the usual time to walk because I am not feeling well, but I left the house as soon as the chaprasi called for me. तो कहता है कि हुजूर, मैं झूठ नहीं बोला, शायद मुझे ज्यादा समय इसलिए लग गया चलते हुए क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन जैसे ही चपरासी ने मुझे बुलाया मैं वैसे ही घर से निकल गया था। The Sahib brandished the cane he was holding. He was obviously drunk. He shouted, "Shut up, you swine. I have been standing here waiting for an hour. Hold your ears and ask forgiveness." तो साहिब के हाथ में जो केन थी जिससे सहारा लेके वो खड़े थे, अब उसे पीटने लगे। वो ऑब्वियसली ड्रंक थे इस समय और वो चिल्लाने लगे कि तुम चुप हो जाओ, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से, अब अपने कान पकड़ो और मुझसे माफी मांगो। Fateh Chand controlled himself as if he were swallowing blood. He said, "Huzur,
I worked today for more than 10 hours in the office. I never shut up, you swine, hold your ears. तो फतेह चंद अपने गुस्से को किसी तरीके से कंट्रोल करता हुआ कहता है कि हुजूर, आज मैंने ऑफिस में 10 घंटे से भी ज्यादा काम किया है। मैंने कभी भी तभी बीच में साहिब इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ और अपने कान पकड़ो। आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। चपरासी, यू पुल दिस स्वाइन्स ईयर्स, बॉर द ड्रंकन इंग्लिशमैन। और वो जो पिया हुआ ब्रिटिशर था, ड्रंकन इंग्लिशमैन था, वो चपरासी से कहता है कि चपरासी, इसके कान पकड़ो। द चपरासी आंसर्ड इन अ लो बट फर्म वॉइस, हुजूर, ही इज ऑल्सो माई सुपीरियर, हाउ कैन आई पुल हिज ईयर। चपरासी धीमी आवाज में कहता है बट इन अ फर्म वॉइस कि हुजूर, ये मेरे सुपीरियर है, मुझसे ओहदे में बड़े हैं, मैं इनके कान कैसे पकड़ सकता हूँ। पुल हिज ईयर्स आई से, इफ यू डोंट आई विल ट्रैश यू। उसके कान खींचो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मारूंगा। द चपरासी रिप्लाइड, हुजूर, आई कम टू द ऑफिस टू सर्व, not to be beaten. I too have my self respect. Huzur can take my job from me. I am prepared to obey all the orders, but I cannot lay hands on another's self respect. I shouldn't keep this job forever. I cannot make enemies with the world for its sake. तो चपरासी कहता है कि हुजूर, मैं इस ऑफिस में काम करने आता हूँ, पिटने नहीं। मेरी अपनी भी कुछ रिस्पेक्ट है, इज्जत है, और हुजूर, आप मुझसे मेरी जॉब ले सकते हैं। मैं आपके ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी और की रिस्पेक्ट पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इस जॉब को हमेशा तो नहीं करूंगा, और ना ही मैं दुनिया को अपना दुश्मन इसके लिए बनाऊंगा। The Sahib could not control his anger. He rushed at the chaprasi with his cane. The chaprasi knew it was no longer safe to wait and took to his heels. Fateh Chand stood silent, transfixed. When the Sahib could not get the chaprasi, he came at him. He caught both ears and shook him. You swine, you insubordinate, go and bring the files from the office. तो साहिब अब बहुत गुस्से में आते हैं और वो चपरासी की तरफ भागने लगते हैं अपनी केन लेकर, अपनी छड़ी लेकर। चपरासी को पता था कि अब वो यहाँ पर सेफ नहीं है, तो वो वहां से भाग जाता है। फतेह चंद शांति से एक ही जगह खड़ा रहता है। अब जब चपरासी को नहीं पकड़ पाते साहिब, तो वो फतेह चंद के पास आते हैं, उसके दोनों कान पकड़ के कहते हैं कि यू स्वाइन, तुम इनसबऑर्डिनेट, जाओ और ऑफिस से फाइल लेकर आओ। फतेह चंद said, nursing his ears, which file sir? फतेह चंद अपने कान सही करते हुए कहते हैं, नर्स करते हुए कहते हैं कि कौन सी फाइल सर? which file, are you deaf? I want the file, do you hear? तो साहिब कहते हैं कि कौन सी फाइल, कौन सी फाइल, क्या तुम बहरे हो? मुझे फाइल चाहिए, जाओ और लेकर आओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? फतेह चंद mustard some courage and asked with some disgust, what file do you want? अब फतेह चंद थोड़ा सा करेज गैदर करते हैं और फिर डिस्गस्ट के साथ पूछते हैं, कौन सी फाइल आपको चाहिए? He was at a loss, but he did not have the courage to pursue the question. The Sahib was by nature a bad-tempered man. On top of that, he was drunk with power, and on top of that, he was hardly drunk at that moment. No one could predict what he would do next. So he started walking quietly towards the office. अब फतेह चंद यहाँ पर लॉस में था। क्यों? उसके पास करेज नहीं था कि वो क्वेश्चन को और परस्यू कर सके, और साहिब अपने नेचर में ऑलरेडी बैड टेम्पर्ड थे, यानी कि वो गुस्सैल इंसान थे, और इसी के साथ इसके ऊपर उनके पास ताकत थी, और ही वॉज ड्रंक विद दिस पावर, और उससे भी ऊपर वो अभी इन द मोमेंट ड्रंक ही थे। तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि वो अगले मोमेंट पर क्या करेंगे। तो फतेह चंद शांति से ऑफिस की तरफ जाने लगे। रन शाउटेड द साहिब, साहिब ने कहा कि भागो। हुजूर, आई कैन नॉट रन, सेड द क्लर्क। फतेह चंद ने कहा कि हुजूर, मैं भाग नहीं सकता।
You are getting lazy, aren't you? I will show you how to run. Run, will you run? He kicked him from behind. तो जो साहिब थे वो कहने लगे तुम आलसी होते जा रहे हो। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे भागते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे भागते हैं। तुम भागोगे, भागो यहाँ से, और उनको पीछे से वो लात मार देते हैं। Fateh Chand was an office clerk, but he was also a human being. If he had any strength, he would not have borne so much indignity from a drunkard. But as it was useless to resist, he ran out of the gate and reached the road. फतेह चंद भले ही एक ऑफिस क्लर्क थे, मगर वो एक इंसान थे। उनके अंदर इस समय कोई ताकत नहीं थी कि वो इस ड्रंक, इस इंग्लिश मैन का, जिनने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, उनको टॉलरेट कर सके। ठीक है, तो इस समय क्योंकि उनको रेजिस्ट करना बेकार होता, तो वो गेट के बाहर तक भागते हुए गए और रोड पर पहुंचे। नाउ पार्ट 2। Fateh Chand did not go to the office. The Sahib had not even told him exactly which file he wanted. Perhaps he was too drunk to think it necessary to mention it. He started walking home slowly because the pain and anguish of this unwarranted humiliation had put chains on his feet. It is true that Sahib was much stronger physically, but could he not at least have given him a piece of his mind? Why had he not taken off his shoe and hit him on the face? फतेह चंद अब क्या करते हैं, वो ऑफिस नहीं जाते, बल्कि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साहिब ने उन्हें बताया ही नहीं कि आखिर उन्हें कौन सी फाइल चाहिए। मे भी शायद वो काफी ज्यादा ड्रिंक करे हुए थे कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि इसे मेंशन करना जरूरी है। तो फतेह चंद अपने घर की तरफ धीरे धीरे निकल दिए। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, एंड ही वॉज इमोशनली हर्ट कि उन्हें इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी। इस ह्यूमिलिएशन के चलते उन्हें लगा उनके पैरों में किसी ने बेड़ी डाल दी। साहिद जो थे वो उनसे फिजिकली स्ट्रोंगर थे, बट ही कुड हैव गिवन हिम दिस पीस ऑफ माइंड। शायद वो अपने जूते से उन्हें मारते, but there was really no help for it, he thought. The Englishman could have shot him dead. At the most, they would give him light sentence for a couple of months, or a fine of 300 or 400 rupees. But his whole family would be ruined. There was no one who would look after his children. लेकिन शायद उससे भी कोई मदद नहीं होती। जो इंग्लिश मैन थे, ब्रिटिशर थे, वो उन्हें गोली मार सकते थे, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो उन्हें कुछ जेल की सजा दे देते, 2 महीने की, या फिर कोई 300-400 रुपए का फाइन, जो कि उस समय काफी ज्यादा होता था। लेकिन इसके बाद भी उनकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती और कोई भी उनके बच्चों की देखभाल नहीं करता। Perhaps they would die of starvation in the streets. शायद वो स्ट्रीट्स पर भूखे मर जाते। Oh my, wasn't he a bit richer? If he had even a little money to fall back on, he would not tolerate this treatment. क्यों वो थोड़े से और अमीर नहीं है? अगर उनके पास थोड़ा भी पैसा होता, टू फॉल बैक ऑन यानी कि उनके पास कोई भी सेविंग्स होती, तो वो उन्हें कुछ टाइम तक यूज कर पाते, तो वो ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बर्दाश्त करते। He wouldn't have minded being killed after he had given a proper lesson to that bully. He wasn't afraid of his own sake. There was no great pleasure in life he would be sorry to leave. Only his wife, his children. अगर उनके पास कुछ भी सेविंग्स होती, पैसे होते जो उनकी फैमिली बाद में यूज कर पाती, तो वो उस साहेब को कुछ लेसन, कुछ सबक सिखा के अगर उन्हें मार भी दिया जाता, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसके लिए वो इतना जीना चाहते। कुछ ऐसा प्लेजर नहीं था जो कि वो पीछे छोड़ के जाते, तो उन्हें कुछ दुख होता। सिर्फ उनकी वाइफ और उनके बच्चे थे। He thought of all sorts of things as he went along. Why had he neglected his health so badly? He ought always to carry a knife. He ought to have slapped the Sahib on the face. Perhaps the Sahib, handsomest
and the other servants would have trashed him till he was unconscious, maybe till he was dead. Then it would have got round that someone had really stood up against oppression. After all, he had to die someday, and he wouldn't be able to look after his family then. There would have been some honor in that kind of death. The last thought fired him so much that he turned back and took a few steps towards the bungalow, but then he fluttered again. जब घर जा रहे थे तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आई। वो बहुत सारी चीजें सोचने लगे कि आखिर उन्होंने क्यों अपनी हेल्थ को इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया, क्यों वो अपने साथ एक नाइफ लेकर नहीं गए, या फिर साहिब को क्यों एक थप्पड़ नहीं मारा। शायद साहिब और बाकी के जो सर्वेंट थे वो इसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा मारते कि वो बेहोश हो जाते, या फिर इतना कि वो शायद मर ही जाते। फिर उसके बाद शायद पूरी जगह ये एक खबर फैल जाती कि आखिर कोई आदमी था जो इस दबाव पर, इस ऑपरेशन पर, यानी कि जो इतना लोगों को दबाया जा रहा है, इंडियन लोगों को, इसके खिलाफ कोई इंसान खड़ा हुआ। आफ्टर ऑल किसी दिन उन्हें मरना ही था, और उसके बाद उनकी फैमिली कौन देता, कौन देखता। लेकिन उनका ऐसे मरना कुछ वेस्ट नहीं जाता, बल्कि देयर वुड हैव बीन एन ऑनर इन अ डेथ लाइक दिस। आखिरी थॉट ने उनको इतना ज्यादा काइंड ऑफ मोटिवेट किया कि उन्होंने अपना रास्ता बदला और वापस बंगलो की तरफ जाने लगे, लेकिन फिर वो रुक गए। वेरी लाइकली द साहिब हैड लेफ्ट फॉर हिज क्लब। What was the use of inviting more trouble? What has already happened was enough. शायद से साहिब अपने क्लब की तरफ निकल गए हो। आखिर और कोई मुसीबत को इनवाइट करने का फायदा ही क्या था। जो होना था वो ऑलरेडी बहुत हो चुका है। As soon as he got back home, Sharda asked, "Why did he call you? You are very late." जैसे ही वो घर पहुंचे उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया था, तुम्हें बहुत देरी हो गई है। Lying down on his charpai, Fatehchand said, "He was drunk, abused me, the devil. He insulted me. The only thing he kept on repeating was, 'Why are you late?' He asked the peon to pull my ears." तो चारपाई पर लेटते हुए फतेहचंद ने कहा कि उसने पी रखी थी और मुझे उसने परेशान करा, मुझे उसने अब्यूज करा। वो डेविल, उसने मुझे इंसल्ट किया। वो बार बार यही चीज रिपीट करते गए कि तुम इतनी देर क्यों आए, वो इतनी देरी से क्यों आए, और उन्होंने पियोन को मेरे कान खींचने के लिए कहा। शारदा आंसर्ड एंग्रीली, व्हाई डिडंट यू हिट हिम ऑन फेस विद योर शू। तो शारदा गुस्से में कहती है कि तुमने उसके मुंह पे जूता क्यों नहीं मारा। Fatehchand continued, "The chaprasi is a good fellow." He said quite plainly, "Huzur, I am not in your service in order to humiliate respectful people." And then he salaamed him and went away. फिर फतेहचंद ने कहा कि चपरासी एक अच्छा इंसान है। उसने सिंपली कहा कि हुजूर, मैं आपकी सर्विस में किसी भी रिस्पेक्टफुल, किसी भी इज्जतदार इंसान की तो ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं हूँ, को परेशान करने के लिए नहीं हूँ। और फिर उन्होंने उसे सलाम किया और वहां से चला गया। दैट रियली वॉज ब्रेव ऑफ हिम। व्हाई डिडंट यू गिव द इंग्लिशमैन अ पीस ऑफ माइंड। तो शारदा कहती है कि ये तो बहुत बहादुरी का काम उसने किया, तुमने क्यों नहीं उस इंग्लिशमैन को थोड़ी सी शांति दे दी। What I did, I gave him more than a peace of mind. He rushed at me with his stick. I took off my shoe. He beat me with his stick. I beat him with my shoe. तो फतेहचंद कहते हैं लेकिन मैंने ऐसा किया, मैंने उसे पीस ऑफ माइंड से भी ज्यादा कुछ दिया। वो मेरे पीछे, मेरे पास भागते हुए आया अपनी स्टिक लेके। मैंने अपना जूता निकाला, उसने मुझे स्टिक से मारा और मैंने उसे जूते से। Sharda was thrilled. She said, "Really, his face must have been a sight." तो शारदा कहती है सही में उसका फेस, उसका मुंह देखने लायक होगा। His face looked as if somebody had been over with a broom. तो कहता है कि उसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने झाड़ू से पीटा हो।
You did well. If I was there, I wouldn't have left him alive. तुमने अच्छा किया, अगर मैं वहां होती तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती. Well, I've given him a beating, but things won't be simple now. I don't know what's coming. I shall lose my job, of course, and maybe I shall be put in prison as well. तो फतेह चंद कहते हैं कि मैंने उसकी अच्छी पिटाई करी, लेकिन अब चीजें आसान सिंपल नहीं होंगी. मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, शायद मेरी जॉब भी ले ली जाए और शायद से मुझे जेल में भी डाल दिया जाए. Why should you be put in prison? Is there no justice in the world? Why did he abuse you? He hit you first, didn't he? तो उसकी वाइफ कहती कि आखिर तुम्हें जेल में क्यों डाला जाएगा? क्या इस दुनिया में कोई जस्टिस नहीं है? उसने तुम्हें अब्यूज क्यों किया? उसने तुम्हें पहले मारा, ऐसा नहीं था? Nobody will listen to me, even the judge will be on his side. कोई मेरी बात नहीं सुनेगा और जज भी उन्हीं की साइड लेगा. Never mind, you will see now. No English officer will dare to treat his subordinates like that. छोड़ो, जाने दो, अब तुम देखोगे कोई भी इंग्लिश ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट्स को ऐसे बुरी तरह ट्रीट नहीं करेगा. He might have shot me. वो शायद मुझे गोली भी मार देता. Somebody would have seen him. कोई उसे देख लेता. फतेह चंद said with a smile. What would happen to you then? तो फतेह चंद मुस्कुराते हुए कहता है कि लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके बाद तुम्हारा क्या होता? God would have looked after us. The biggest thing for a man is to keep his honor. If you lose your honor, you don't deserve to look after your children. Since you have beaten that devil, I am proud of you. If you had borne the insult silently, I would have hated to look at your face. Maybe I would not have said anything to you, but in my heart, I would have lost all respect for you. क्योंकि वाइफ कहती है कि तुम्हारे बाद भगवान हमारे देखभाल करता, हमारे ऊपर देखता, लेकिन एक इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसकी इज्जत. अगर तुम अपना ऑनर खो देते तो तुम अपने बच्चों की देखभाल करना डिजर्व नहीं करते. और क्योंकि तुमने उस डेविल को पीटा तो इसके लिए मेरे को तुम पर गर्व है. अगर तुम उस इंसल्ट को साइलेंटली बर्दाश्त कर लेते, चुपचाप बर्दाश्त कर लेते, तो मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखती तक नहीं. क्यों? शायद मैं तुम मेरे अंदर जो भी इज्जत है तुम्हारे लिए वो हो जाती. चाहे मैं तुमसे कुछ कहती नहीं, बट इन माई हार्ट मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती. In a calm, cool voice, Sharda went on. Now, whatever the consequences are, I shall face them joyfully. Hey, where are you going? Listen, listen. तो एक शांति आवाज में, एक काम वॉइस में शारदा कहती है कि अब जो भी होगा आगे हम सब उसे हंसते हुए झेलेंगे. तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो तो. Like a madman, Fateh Chand ran out of the house. Sharda kept shouting after him, but he did not reply. He was going towards the bungalow, no longer cringing with fright, but holding his head up with pride. There was an iron resolution in his face. He was a changed man. Instead of that weak, lifeless, pale office clerk, here was the man, an active, brave human being walking with a purpose. He first went to a friend's house and borrowed a good strong stick. Then he went on to the bungalow. अब एक पागल आदमी की तरह फतेहचंद घर से बाहर भागा. शारदा उसके पीछे से बुलाती रही, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया. अब वो साहिब के बंगलो की तरफ जाने लगा. अब उसे कुछ भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो अपना सर ऊपर करके, गर्व से ऊपर करके चल रहा था. अब उसके चेहरे पर एक आयरन रिजोल्यूशन था. अब वो एक बदला हुआ इंसान था. वो वीक, लाइफलेस या कोई पेल ऑफिस क्लर्क नहीं था, बल्कि एक एक्टिव ब्रेव मैन बन चुका था, जो कि एक पर्पस को लिए चल रहा था. पहले वो अपने एक दोस्त के घर गया और वहां से एक अच्छी सी छड़ी, उसने मजबूत सी छड़ी ली और फिर बंगलो की तरफ निकल दिया. It was 9 o'clock. The Sahib was at dinner. But today, Fateh Chand did not wait for him to finish his meal. As soon as the Khansma had finished serving the meal and gone back to the kitchen, he lifted the curtain and went inside. The room was flooded with electric light.
The floor was covered with a carpet so beautiful, so expensive that Fateh Chand had not seen the like even on day of his marriage. The Sahib looked at him with furious eyes. अब रात के 9 बज रहे थे, साहिब खाना खा रहे थे, लेकिन फतेह चंद आज रुकने वाला नहीं था, वेट नहीं करने वाला था कि वो अपना खाना खत्म करे। जैसे ही खानसमा खाना सर्व करके अंदर गए किचन में, वैसे ही फतेह चंद ने कर्टेन उठाया और अंदर निकल गया। रूम जो था वो लाइट से जगमगा रहा था, नीचे कारपेट बिछा हुआ था, सुंदर सा और बहुत एक्सपेंसिव। जैसे ही साहिब ने फतेह चंद को देखा, वो गुस्से से देखने लगे। गेट आउट, व्हाई हैव यू कम इन विदाउट परमिशन? बाहर निकलो, तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? फतेह चंद raised his stick and said, "You want the file? I have brought the file. Finish your meal and then I will show it to you. Till then I shall sit here. Have a good meal. Maybe it will be your last." तो फतेह चंद अपनी छड़ी उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने फाइल मांगी थी, मैं वो फाइल लेकर आया हूँ। अपना खाना खत्म करो और मैं फिर तुम्हें वो फाइल दिखाता हूँ। जब तक मैं यहीं पर ही बैठूंगा। एक अच्छी मील खाना शायद ये तुम्हारी आखिरी हो। The Sahib was stunned. He looked at Fateh Chand with an expression half of fear and half of anger. He realized that the man was desperate. Physically, he was weak, but it was certain that he had come prepared to return a stone for a brick. No, not a stone, but iron. The Sahib was afraid. It is easy to beat a dog so long as he does not grow, but when he snarls back at you, you lose your determination. That was exactly what the Sahib felt. So long as he knew that Fateh Chand would bear abuses and even kicks silently, he felt tough. But now that he was in a different mood and was watching every one of his movements like a cat, the Sahib's resolution failed him. He knew that one insulting word would bring a blow from that stick. True, he could dismiss him. True, he could even get him sent to jail, but he knew that we could not escape scandal and trouble. So, like a far-sighted man, he became mild and diplomatic and said, "My dear men, you seem to be annoyed with me. Why are you annoyed? Have I said anything to upset you?" तो अब क्या हुआ, साहेब ये देखकर काफी चौंक गए कि फतेह चंद उनके सामने एक स्टिक लेकर खड़ा है और इस तरीके से बात कर रहा है। फतेह चंद की तरफ देखते हुए उन्हें आधा डर लगने लगा और आधा गुस्से से वो उसे देखने लगे। उन्हें पता चला कि ये आदमी बहुत डेस्परेट है, कि अब ये कुछ भी कर सकता है। फिजिकली भले ही वो वीक हो, लेकिन अब वो एक ईंट का जवाब पत्थर से देने आया है, या फिर नहीं, शायद से लोहे से। जो साहिब था वो डर चुका था। किसी को डॉग को मारना जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक आसान है, लेकिन जब वो तुम्हारे ऊपर भौंकने लगे तब तुम अपना सारा डिटर्मिनेशन खो देते हो। अभी ऐसा ही साहिब के साथ होने लगा। उन्हें पता था कि अगर वो फतेह चंद के खिलाफ अभी कुछ भी कहेंगे तो फतेह चंद पलट के उन्हें जवाब देगा, क्योंकि उसका मूड इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो सारी चीजों को एक बिल्ली की तरह देख रहा था। तो साहिब का रिजोल्यूशन फेल हो गया। उन्हें पता था एक भी शब्द और एक टिक का ब्लो उनकी तरफ आ जाएगा। वो उसे डिसमिस कर सकते थे, जेल भी भेज सकते थे, लेकिन उन्हें पता था इस स्कैंडल या ट्रबल से वो नहीं बच पाएंगे। तो लाइक अ फार साइटेड मैन जो दूर का सोचे, उन्होंने अब डिप्लोमेटिक अप्रोच यूज करना शुरू करा। उन्होंने कहा, माय डियर मैन, लगता है तुम मेरे से गुस्सा हो या अनॉय हो। आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? क्या मैंने कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हें अपसेट करे? Half an hour ago you pulled my ears and called me a damn fool 100 times. Can it be that you have forgotten so soon, साहिब? तो फतेह चंद कहते हैं कि आधा घंटा पहले तुमने मेरे कानों को खींचा और मुझे बेवकूफ कहा सैकड़ों बार। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इतनी जल्दी से भूल गए, साहिब? I pulled your ears. You must be joking. Do you think I am mad? मैंने तुम्हारे कान खींचे, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? The peon is a witness and your servants were watching too.
जो पियोन है उसने ये सब विटनेस किया है, देखा है, और तुम्हारे सर्वेंट्स भी देख रहे थे। When did I do all this? मैंने ये सब कब कर? Only half an hour ago. You sent for me and then you pulled my ears and kicked me. आधा घंटा पहले ही तुमने मेरे को बुलाया, मेरे कान खींचे और मुझे लात मारी। Really? The fact is, Babuji, I must confess that I was a bit drunk. I don't remember anything. My God, did I do that? तो कहते हैं सच में, द फैक्ट इज बाबूजी कि मैं उस समय काफी ड्रंक था, मैंने काफी पी रखी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। ओ गॉड, क्या मैंने सही में ऐसा किया? इफ यू हैड शूट मी व्हाइल यू वर ड्रंक, वुड आई नॉट हैव डाइड? इफ एवरीथिंग इज फॉरगिवेबल to a drunkard, then just now it is I who am drunk. And my decision is that you shall hold your ears and ask me forgiveness, and swear that you will not treat people again like that. Otherwise, I will teach you a lesson, and don't you dare to move. The moment you leave your chair, I will crack your skull. Now hold your ears. तो फतेह चंद कहते हैं कि अगर तुम उस पी ड्रंक स्टेज में मुझे गोली मार देते तो क्या मैं मर नहीं जाता? अगर किसी ने पी रखी है और उसकी सारी गलतियों को माफ किया जाए तो यूं मान लो कि मैंने भी अभी पी रखी है। आई एम ऑल्सो ड्रंक एट दिस मोमेंट, और मेरा डिसीजन ये है कि तुम अपने कान पकड़ो और मुझसे माफी मांगो, और ये कहो, ये प्रॉमिस करो, ये स्वेर करो कि तुम किसी भी इंसान को आगे से इस तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। एंड डोंट यू डेयर मूव, अब कोशिश भी मत करना हिलने की। जैसे ही तुमने उस चेयर को छोड़ा, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, और अब अपने कान पकड़ो। द साहिब ट्राइड टू लाफ एंड सेड, वेल बाबूजी, हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हैवंट यू? वेल, इफ आई हैव सेड समथिंग रूड टू यू, प्लीज फॉरगिव मी। तो साहिब हंसते हुए कहते हैं कि बाबूजी, आपके पास काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, अगर मैंने कुछ गलत कहा है, कुछ भी ऐसा रूड बात करी है, तो प्लीज मुझे माफ कर दे। होल्ड योर ईयर, सेड फतेह चंद, ब्रांडिशिंग हिज स्टिक। अपनी अब छड़ी खड़ी करके फतेह चंद कहते हैं कि अपने कान पकड़ो। द इंग्लिशमैन वॉज नॉट विलिंग टू गो थ्रू दिस ह्यूमिलिएटिंग रिचुअल सो लाइटली. He jumped from his chair and tried to snatch the stick from Fateh Chand's hand, but Fateh Chand was prepared for this. Before the Sahib had left the table, he gave him one full blow on his bare head. The Sahib's skull started stinging. For a minute, he held his head in both hands and then said, I shall dismiss you. अब इंग्लिशमैन जो था, जो ब्रिटिशर था, वो इस ह्यूमिलिएटिंग रिचुअल से नहीं गुजरना चाहता था, तो वो अपनी चेयर से उठा और फतेह चंद की स्टिक को छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फतेह चंद इसके लिए तैयार था। इससे पहले कि साहिब अपनी टेबल छोड़ दे, उसने अपनी छड़ी घुमाई और साहिब के सर पर दे मारी। साहिब का सर अब दर्द से कराने लगा और 1 मिनट तक तो वो अपना सर ही पकड़ के खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डिसमिस करता हूँ। आई डोंट केयर, बट टुडे आई shouldn't leave until you hold your ears and swear you won't behave towards people as you behave to me. And if you don't do it straight away, the second blow is coming. So saying, he lifted the stick high. फतेह चंद कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस चीज का कि साहिब ने उससे कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। फतेह चंद कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम अपने कान नहीं पकड़ते और ये नहीं कहते कि तुम किसी भी इंसान को उस तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, उस तरीके से बिहेव नहीं करोगे किसी के भी साथ जैसा तुमने मेरे साथ किया। और अगर तुम अभी तुरंत ये नहीं कहते, नहीं करते ऐसा, तो मैं दूसरी बार फिर तुम्हें मानने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी छड़ी को ऊंचा उठा लिया। The Sahib had not yet forgotten the first blow. He immediately put his hands on his ears and said, There, are you satisfied now? तो साहिब को अभी भी पहला ब्लो याद था, तो उन्होंने तुरंत अपने कान पकड़े और कहा, ये लो, अब तुम खुश हो? You won't swear at people anymore. If you ever do so, remember that I shan't be far away. फतेह चंद कहता है कि तुम किसी भी इंसान को अब गाली
नहीं दोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो याद रखना मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ। I will never swear at anybody, said the साहिब in his bad हिंदुस्तानी। तो साहिब अपनी गंदी सी हिंदी में कहते हैं कि अब मैं किसी के भी गाली नहीं दूंगा। I will not swear at anyone. Good. And now I shall leave you. From today, I am no longer your clerk. I shall send my written resignation tomorrow, explaining that because of your bad manners, I am not willing to serve under you. तो फतेह चंद कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। आज से मैं तुम्हारा क्लर्क नहीं हूँ। मैं कल अपना रिटर्न रेजिग्नेशन तुम्हें भेज दूंगा, ये एक्सप्लेन करते हुए कि ये तुम्हारे बैड मैनर्स की वजह से है कि मैं तुम्हारे अंडर अब काम नहीं करना चाहता। बट वाई रिजाइन, आई वोंट डिसमिस यू। लेकिन अब रिजाइन क्यों करना, मैं तुम्हारा वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई वोंट डिसमिस यू। I don't want to serve under an ill-mannered bully like you any longer. That is why. फतेह चंद कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे एक बेकार मैनर वाले बुली के अंडर और काम नहीं करना चाहता, इसीलिए। And having said this, Fateh Chand left the room and with an easy mind started walking back home. He had a sense of true victory and personal freedom. Never in his life had he experienced such happiness. और ये कह के फतेह चंद उस कमरे से बाहर निकले और एक बिल्कुल इजी माइंड, साफ माइंड के साथ, एक संतुष्ट माइंड के साथ अपने घर की तरफ चल दिए। इस समय उनको एक जीत की फीलिंग आ रही थी, एक ट्रू विक्ट्री की फीलिंग ऑफ पर्सनल फ्रीडम, कि उन्हें पर्सनली आज़ादी मिल चुकी है। उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी खुशी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। नाउ द समरी ऑफ द चैप्टर। Resignation, a tale by Premchand, depicts the story of a humble Indian clerk who confronts humiliation from an Englishman. तो रेजिग्नेशन जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है, ये स्टोरी दिखाती है कि कैसे एक हम्बल इंडियन क्लर्क एक इंग्लिशमैन के खिलाफ उसकी ह्यूमिलिएशन को कन्फ्रंट करता है। डिस्पाइट हिज मीक डेमेन्योर, फतेह चंद डिसाइड्स टू चैलेंज फेट। उसने मीक डेमेन्योर के बावजूद भी फतेह चंद डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फेट को, अपनी किस्मत को चैलेंज करेंगे। His resolution and determination shine through as he seeks justice for the insult inflicted upon him. उनका रेजिलिएशन और डिटर्मिनेशन दिखता है जब वो अपने लिए जस्टिस देखते हैं, जस्टिस सीख करते हैं कि उनके जो ह्यूमिलिएशन, उनको जो इंसल्ट झेलनी पड़ी, उसके लिए उन्हें जस्टिस चाहिए। Premchand masterfully portrays the clash of cultures and the struggle of the oppressed against colonial arrogance. तो प्रेमचंद इस चैप्टर में एक क्लैश ऑफ कल्चर दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑप्रेस्ड लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। यानी कि जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो किस तरीके से लोगों को यहाँ पर दबाया गया उस कोलोनियल एरोगेंस के चलते। Through Fateh Chand's journey, the narrative resonates with themes of dignity, preservance, and the quest for equality in an unjust society. तो फतेह चंद की जर्नी के चलते क्या बताया जा रहा है? डिग्निटी की थीम यहाँ पर दिखाई जा रही है, परसिवरेंस, और किस तरीके से इक्वालिटी की तलाश करी जा रही है इस अनजस्ट सोसाइटी में। Now, the new words that we came across in this chapter. पेनेंस यानी कि वॉलंटरी सेल्फ पनिशमेंट, इन्फ्लिक्टेड एज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रिपेटेंस फॉर रॉन्ग डूइंग। यानी एक वॉलंटरी सेल्फ पनिशमेंट, आपने कुछ गलत किया और उसके लिए आपको पछतावा हो रहा है, तो आप उसके लिए पश्चाताप कर रहे हो, एक तरीके से जिसे कहा जाए वॉलंटरी सेल्फ पनिशमेंट। एंग्विश, एक्सट्रीम पेन और डिस्ट्रेस, ऑफन मेंटल और इमोशनल इन नेचर, यानी कि किसी दर्द में जो कि ज्यादातर मेंटल या इमोशनल टर्म्स में होता है, उसे कहते हैं एंग्विश। अनवारंटेड यानी कि नॉट जस्टिफाइड, जिसके लिए कोई भी रीजन नहीं है, किसी भी चीज का कॉज नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कोई सजा दी गई, कोई ऐसा रीजन नहीं था लेकिन आपको उसके लिए पनिशमेंट मिली, आप उसका कारण नहीं थे, तो नॉट जस्टिफाइड और डिजर्व, आपको डिजर्व नहीं करते थे, तो वो क्या हो गया? अनवारंटेड। डेस्परेट, feeling or showing a sense of hopelessness or despair, urgently needing or wanting
समथिंग, यानी कि आपको तुरंत कुछ चाहिए या फिर एक ऐसी फीलिंग जो होपलेसनेस या निराशा को दिखाए. Now about the questions. We have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in the OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right option. First, what is the name of the protagonist in Resignation by Premchand? इस स्टोरी में रेजिग्नेशन में प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर कौन है? फतेह चंद. तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन हु इंसर्ट्स फतेह चंद? जो पर्सन फतेह चंद को इंसर्ट करता है उसकी नेशनैलिटी क्या है? ही इज अ इंग्लिशमैन, ही इज ब्रिटिश. ओके, तो हिज नेशनैलिटी इज ब्रिटिश. नेक्स्ट, हाउ डज फतेह चंद रिएक्ट टू द इंसल्ट? फतेह चंद इंसल्ट का जवाब किस तरीके से देता है, किस तरीके से उस पर रिएक्ट करता है? ही रिजाइन्स फ्रॉम हिज जॉब. वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ रेजिग्नेशन? रेजिग्नेशन इस चैप्टर की प्राइमरी थीम क्या है? कोलोनिज्म एंड ऑपरेशन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे थे और किस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा था. नेक्स्ट, who authored the story Resignation? Resignation किसने लिखी है? It is written by मुंशी प्रेमचंद जी. Next, fill in the blanks. Fateh Chand, a humble dash faces insult from an Englishman. फतेह चंद क्या है? एक हम्बल इंडियन क्लर्क. एक इंडियन क्लर्क है जो कि एक इंसल्ट झेलते हैं फ्रॉम एन इंग्लिशमैन. डिस्पाइट हिज मीक डेमेन्योर, फतेह चंद डिसाइड्स टू चैलेंज. अपने मीक डेमेन्योर के बाद भी, अपने ऐसे शांत स्वभाव के बाद भी और चुपचाप इंसल्ट झेल लेते थे वो, इसके बाद भी फतेह चंद क्या डिसाइड करते हैं कि किसे चैलेंज करेंगे? वो अपने फेट को, अपनी किस्मत को. नेक्स्ट, द स्टोरी पोर्ट्रेज द क्लैश ऑफ कल्चर्स एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियल. ये स्टोरी क्या पोर्ट्रे करती है? क्लैश ऑफ कल्चर्स और स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियल एरोगेंस. नेक्स्ट, Premchand's narrative resonates with themes of dignity, perseverance and the quest for. प्रेमचंद का नैरेटिव किसको दिखाता है यहाँ पर? किस थीम के साथ चलता है? डिग्निटी, परसिवरेंस एंड द क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी. नेक्स्ट, थ्रू फतेह चंद्स जर्नी द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी इन एन अनजस्ट. फतेह चंद की जर्नी के थ्रू क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है? इक्वालिटी की तलाश कहां पर? इन एन अनजस्ट सोसाइटी. In an unjust society. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better. And this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.